चैप्टर 18 लोथलुरियन। हाय, मुझे डर है कि हम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते, आरागोर्न ने कहा। उसने पहाड़ों की ओर देखा और अपनी तलवार उठाई। अलविदा, गैंडाल्फ, वह चिल्लाया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, अगर तुम मोरिया के दरवाजे से गुजरते हो तो सावधान रहना। अफसोस कि मैंने सच कहा। तुम्हारे बिना हमारे पास क्या उम्मीद है? वह कंपनी की ओर मुड़ा। उसने कहा, हमें बिना किसी उम्मीद के काम करना चाहिए। कम से कम हम अभी भी बदला ले सकते हैं। चलो हम कमर कस लें और अब और न रोएं। आओ, हमारे पास है। यह एक लंबी यात्रा है और अभी बहुत कुछ करना है। वे उठे और अपने चारों ओर देखा। उत्तर की ओर घाटी पहाड़ों की दो बड़ी भुजाओं के बीच छाया की एक घाटी में चली गई, जिसके ऊपर 3 सफ़ेद चोटियां चमक रही थीं, सिलेबडल, फेनुइडोल, कैराद्रास। मोरिया के पहाड़। घाटी के शीर्ष पर एक झरना छोटे झरनों की एक अंतहीन सीढ़ी पर एक सफ़ेद फीता की तरह बह रहा था, और पहाड़ों के पैरों के आसपास हवा में झाग की धुंध लटक रही थी। वहाँ डिमरिल सीढ़ी है, अरागोर्न ने झरने की ओर इशारा करते हुए कहा। अगर किस्मत अच्छी होती तो हम नीचे गहरे कटे हुए रास्ते से आते जो झरने के बगल से चढ़ता है। गिमली ने कहा, यह कैराद्रास कम क्रूर है। वह धूप में मुस्कुराता हुआ खड़ा है। उसने बर्फ से ढकी सबसे दूर की चोटी पर अपनी मुट्ठी हिलाई और दूर चला गया। पूर्व की ओर पहाड़ों की फैली हुई भुजा अचानक समाप्त हो गई, और उनके परे दूर दूर तक फैली हुई भूमि को देखा जा सकता था, जो चौड़ी और अस्पष्ट थी। दक्षिण की ओर धुंधले पहाड़ अंतहीन रूप से पीछे हटते जा रहे थे, जहां तक दृष्टि पहुंच सकती थी। 1 मील से भी कम दूरी पर, और उनसे थोड़ा नीचे, क्योंकि वे अभी भी घाटी के पश्चिमी किनारे पर ऊंचे स्थान पर खड़े थे, वहां एक झील थी। ये लंबी और अंडाकार थी, जिसका आकार उत्तरी घाटी में गहराई तक घुसे हुए एक बड़े भाले की नोक जैसा था, लेकिन इसका दक्षिणी छोर सूरज की रोशनी वाले आसमान के नीचे छाया से परे था। फिर भी इसका पानी गहरा था, एक गहरे नीले रंग का, जैसे कि लैंप से रोशन कमरे से शाम का साफ आसमान दिखाई देता हो। इसका चेहरा शांत और अविचल था। इसके चारों ओर एक चिकनी घास थी, जो चारों ओर से अपनी नंगी अखंड सीमा तक नीचे की ओर झुकी हुई थी। गिमली ने उदास होकर कहा, वहाँ मिर्मया है, गहरे खेले ज़वरम में। मुझे याद है कि उसने कहा था, तुम्हें इस दृश्य का आनंद मिले। लेकिन हम वहाँ नहीं रुक सकते। अब मुझे फिर से आनंद पाने से पहले लंबी यात्रा करनी होगी। यह मुझे ही करना है। जल्दी से चले जाओ, और जो रुकना आवश्यक है वह भी चले जाओ। कंपनी अब गेट से सड़क पर उतरी। यह उबड़-खाबड़ और टूटी हुई थी, जो हीथर और विन के बीच एक घुमावदार रास्ते में बदल गई थी जो टूटते पत्थरों के बीच से गुजर रही थी। लेकिन फिर भी ये देखा जा सकता था कि बहुत पहले एक बड़ा पक्का रास्ता बौने राज्य के निचले इलाकों से ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। रास्ते के किनारे जगह जगह पत्थरों के खंडहर थे, और हरे भरे टीले थे, जिन पर पतली बिर्च या देवदार के पेड़ हवा में लहरा रहे थे। पूर्व की ओर मुड़ने वाला रास्ता उन्हें मिरमिरे की घास के पास ले गया, और सड़क के किनारे से कुछ ही दूरी पर एक स्तंभ खड़ा था, जिसके ऊपर से एक पत्थर टूटा हुआ था। गिमली चिल्लाया, ये ड्यूरिन का पत्थर है। मैं एक पल के लिए भी घाटी के आश्चर्य को देखे बिना नहीं जा सकता। फिर जल्दी करो, आरागोर्न ने गेट की ओर देखते हुए कहा। सूरज जल्दी डूब जाता है। शायद ओर्क्स शाम ढलने से पहले बाहर नहीं आएंगे, लेकिन हमें रात होने से पहले बहुत दूर निकल जाना चाहिए। चांद लगभग खत्म हो चुका है, और आज रात अंधेरा हो जाएगा। बोना सड़क से उछलकर चिल्लाया, मेरे साथ आओ, फ्रोडो। मैं तुम्हें खेले ज़वरम को देखे बिना नहीं जाने दूंगा। वो लंबी हरी ढलान से नीचे भागा। चोट और थकान के बावजूद फ्रोडो शांत नीले पानी से खींचकर धीरे धीरे उसके पीछे चला गया। सैम पीछे से आया। खड़े पत्थर के पास गिमली रुक गया और ऊपर देखने लगा। ये टूटा हुआ था और मौसम की वजह से घिसा हुआ था, और इसके किनारे पर धुंधले रून पड़े नहीं जा सकते थे। ये स्तंभ उस स्थान को चिन्हित करता है जहां ड्यूरिन ने पहली बार मिरमया में देखा था, बोने ने कहा। चलो, जाने से पहले हम एक बार खुद को देख लेते हैं। वे अंधेरे पानी के ऊपर झुके। पहले तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया।
फिर धीरे धीरे उन्हें चारों ओर के पहाड़ों की आकृतियां गहरे नीले रंग में दिखाई देने लगी और चोटियां उनके ऊपर सफेद ज्वाला के गुच्छों की तरह थीं। उसके आगे आकाश का एक विस्तार था। वहां गहरे में डूबे रत्नों की तरह चमकते हुए तारे चमक रहे थे, हालांकि ऊपर आसमान में सूरज की रोशनी थी। उनके अपने झुके हुए रूपों की कोई छाया नहीं दिखाई दे रही थी। ओ खिलद जवरम सुंदर और अद्भुत, गिमली ने कहा। जब तक वह जागता है डूरिन का मुकुट यहीं पड़ा रहता है। अलविदा। उसने सिर झुकाया और मुड़कर फिर से हरी भरी घास पर सड़क की ओर तेजी से चल पड़ा। तुमने क्या देखा? पिप्पिन ने सैम से पूछा, लेकिन सैम इतनी गहरी सोच में डूबा था कि जवाब नहीं दे सका। सड़क अब दक्षिण की ओर मुड़ गई और घाटी की भुजाओं के बीच से तेजी से नीचे की ओर चली गई। कुछ दूर नीचे वे एक गहरे गड्ढे पर पहुंच गए। पानी का कुआं क्रिस्टल की तरह साफ, जिसमें से एक ताज़ा पानी एक पत्थर की चट्टान पर गिरता था और एक खड़ी चट्टानी चैनल से नीचे चमकता और कलकल करता हुआ बहता था। गिमली ने कहा, ये वह झरना है जहां से सिल्वर लॉर्ड निकलता है। इसका पानी मत पीना, ये बर्फ जैसा ठंडा है। जल्द ही यह एक तेज नदी बन जाती है और यह कई अन्य पहाड़ी धाराओं से पानी इकट्ठा करती है, अरागोर्न ने कहा। हमारी सड़क कई मील तक इसके बगल से जाती है, क्योंकि मैं आपको उस सड़क से ले जाऊंगा जिसे गैंडाल्फ ने चुना था, और सबसे पहले मैं जंगल में आने की उम्मीद करता हूँ जहाँ सिल्वर लॉर्ड महान नदी में बहती है दूर। उन्होंने देखा जैसा कि उसने इशारा किया और उनके सामने वे धारा को घाटी के गर्त में कूदते हुए देख सकते थे और फिर आगे और दूर निचली भूमि में बहते हुए, जब तक कि वह एक सुनहरे धुंध में खो नहीं गई। लेगोलस ने कहा, वह लोथलुरियन का जंगल है। यह मेरे लोगों के सभी घरों में सबसे सुंदर है। उस भूमि के पेड़ों जैसा कोई पेड़ नहीं है, क्योंकि पतझड़ में उनके पत्ते नहीं झड़ते बल्कि सोने में बदल जाते हैं। जब तक वसंत नहीं आता और नया हरापन नहीं खिलता, तब तक वे नहीं झड़ते और तब शाखाएं पीले फूलों से लदी होती हैं और जंगल का फर्श सुनहरा है और छत भी सुनहरी है और उसके खंभे चांदी के हैं, क्योंकि पेड़ों की छाल चिकनी और भूरे रंग की है। मिर्कवुड में हमारे गीत आज भी यही कहते हैं। मेरा दिल खुश हो जाता अगर मैं उस जंगल की छत के नीचे होता और वसंत ऋतु होती। मेरा दिल खुश रहेगा सर्दियों में भी, अरागोर्न ने कहा। लेकिन ये कई मील दूर है। चलो जल्दी करो। कुछ समय तक फ्रोडो और सैम दूसरों के साथ बने रहे, लेकिन अरागोर्न उन्हें बहुत तेज गति से आगे ले जा रहा था और कुछ समय बाद वे पीछे रह गए। उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। सैम का घाव आग की तरह जल रहा था और उसका सिर हल्का महसूस हो रहा था। चमकते सूरज के बावजूद मोरिया के गर्म अंधेरे के बाद हवा ठंडी लग रही थी। वह कांप उठा। फ्रोडो को हर कदम पर दर्द महसूस हो रहा था और वह सांस लेने के लिए हौंफ रहा था। आखिरकार लेगोलास मुड़ा और उन्हें अब बहुत पीछे देखकर उसने अरागोर्न से बात की। बाकी लोग रुक गए और अरागोर्न वापस भागा और बोरोमीर को अपने साथ आने के लिए कहा। मुझे खेद है, फ्रोडो, वह चिंता से भरा हुआ चिल्लाया। आज इतना कुछ हुआ है और हमें इतनी जल्दी की जरूरत है कि मैं भूल गया हूँ कि तुम और सैम दोनों ही चोटिल थे। तुम्हें बोलना चाहिए था। हमने तुम्हें राहत देने के लिए कुछ नहीं किया, जैसा कि हमें करना चाहिए, हालांकि मोरिया के सभी ओर्क हमारे पीछे थे। अब आओ, थोड़ा आगे एक जगह है जहां हम थोड़ा आराम कर सकते हैं। वहां मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता हूं करूंगा। आओ बोरोमीर, हम उन्हें ले जाएंगे। इसके तुरंत बाद वे पश्चिम से नीचे की ओर बहने वाली एक और धारा पर पहुंचे और उसके बुदबुदाते पानी में सिल्वर लॉर्ड की तेज धारा मिल गई। वे दोनों एक साथ हरे रंग के पत्थर के झरने पर गिरे और झागदार होकर एक घाटी में गिर गए। उसके चारों ओर छोटे और मुड़े हुए देवदार के पेड़ खड़े थे और उसके किनारे खड़ी थीं और हटस्टंग और वलबेरी की झाड़ियों से ढकी हुई थीं। नीचे एक समतल जगह थी जिसके माध्यम से धारा चमकते हुए कंकड़ों पर शोर मचाते हुए बह रही थी। यहाँ उन्होंने आराम किया। अब दोपहर के लगभग 3 घंटे हो चुके थे और वे गेट से केवल कुछ मील दूर आए थे। सूरज पहले से ही पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। जब गिमली और 2 छोटे हॉबिट झाड़ियों और देवदार की लकड़ी से आग जला रहे थे और पानी खींच रहे थे,
तब आरागोर्न सैम और फ्रोडो की देखभाल कर रहे थे। सैम का घाव ठीक नहीं हुआ, गहरा, लेकिन ये बदसूरत लग रहा था और आरागोर्न का चेहरा गंभीर था जब उसने इसे जांचा। एक पल के बाद उसने राहत के साथ ऊपर देखा। शुभकामनाएं, सैम, उसने कहा। कई लोगों को अपने पहले ऑक की हत्या के लिए इससे भी बदतर कीमत चुकानी पड़ी है। घाव जहरीला नहीं है, जैसा कि ऑक ब्लेड के घाव अक्सर होते हैं। जब मैं इसकी देखभाल करूंगा तो यह अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। जब गिमली पानी गर्म कर दे तो इसे नहला दूं। उसने अपनी थैली खोली और कुछ मुरझाए हुए पत्ते निकाले। वे सूखे हैं और उनके कुछ गुणों में से एक में एक है, उसने कहा, लेकिन यहाँ मेरे पास अभी भी एथेलिस के कुछ पत्ते हैं जो मैंने वेदरटॉप के पास एकत्र किए थे। एक को पानी में पीसकर घाव को धोकर साफ कर दो और मैं इसे बांध दूंगा। अब तुम्हारी बारी है, फ्रोडो। मैं ठीक हूँ, फ्रोडो ने अपने कपड़ों को छूने से कतराते हुए कहा। मुझे बस कुछ खाने और आराम की जरूरत थी। नहीं, आरागोर्न ने कहा, हमें देखना चाहिए कि हथौड़े और निहाई ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि तुम जिंदा हो। उसने धीरे से फ्रोडो की पुरानी जैकेट और घिसी हुई अंगरखी उतारी और आश्चर्य से एक गहरी सांस ली। फिर वह हंसा। चांदी का कोर्सेट उसकी आंखों के सामने चमक उठा, जैसे लहरदार समुद्र पर रोशनी चमक रही हो। उसने सावधानी से उसे उतारकर ऊपर उठाया और उस पर लगे रत्न सितारों की तरह चमक रहे थे। और हिलते हुए छल्लों की आवाज तालाब में बारिश की झंझनाहट की तरह थी। बैकवॉट देखो, मेरे दोस्तों, उसने पुकारा। यहाँ एक सुंदर हॉबिट त्वचा है जिसे एक एल्वेन राजकुमार को लपेटना है। अगर यह पता चल जाए कि हॉबिट के पास ऐसी खालें हैं, तो मध्य पृथ्वी के सभी शिकारी शायर की ओर दौड़ पड़ेंगे और दुनिया के सभी शिकारियों के सभी तीर व्यर्थ हो जाएंगे। गिमली ने आश्चर्य से मेल को देखते हुए कहा, यह एक मित्रिल कोट है। मित्रिल, मैंने कभी इतना सुंदर कोट नहीं देखा या सुना है। क्या ये वही कोट है जिसे गैंडाल्फ ने पहना था? क्या कहा था? फिर उन्होंने इसे कम करके आंका, लेकिन यह अच्छी तरह से दिया गया था। मैं अक्सर सोचती रही हूँ कि तुम और बिल्बो अपने छोटे से कमरे में इतने पास पास क्या कर रहे थे, मेरी ने कहा। बूढ़े हॉबिट को आशीर्वाद दो, मैं उससे पहले से कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमें उसे इसके बारे में बताने का मौका मिलेगा। फ्रोडो के दाहिने भाग और छाती पर गहरा और काला सा घाव था। मेल के नीचे मुलायम चमड़े की एक शर्ट थी, लेकिन एक जगह पर छल्ले को मांस में घुसा दिया गया था। फ्रोडो के बाएं हिस्से पर भी चोट लगी थी और वह दीवार से टकराया था। जबकि दूसरे लोग खाना तैयार कर रहे थे, आरागोर्न ने उस पानी से घावों को धोया जिसमें एथेलिस डूबा हुआ था। तीखी खुशबू घाटी में भर गई और जो लोग भाप से भरे पानी पर झुके, उन्हें तरोताजा और मजबूत महसूस हुआ। जल्द ही फ्रोडो को लगा कि दर्द दूर हो गया है और उसकी सांस आसान हो गई, हालांकि वह कई दिनों तक कठोर और छूने पर दर्द करता रहा। आरागोर्न ने उसके बाजू पर कपड़े के कुछ मुलायम पैड बांध दिए। उन्होंने कहा, ये कवच बहुत हल्का है। अगर तुम इसे पहन सको तो इसे फिर से पहन लो। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हारे पास ऐसा कोट है। इसे सोते समय भी अलग मत रखना, जब तक कि किस्मत तुम्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित स्थान पर न ले आए, और जब तक तुम्हारी खोज जारी है, ऐसा शायद ही कभी होगा। जब उन्होंने खाना खा लिया, तो कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने आग बुझा दी और उसके सभी निशान छिपा दिए। फिर वे घाटी से बाहर निकलकर फिर से सड़क पर आ गए। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि सूरज पश्चिम की ओर की ऊंचाइयों के पीछे डूब गया और पहाड़ की ढलानों पर बड़ी बड़ी परछाइयां छाने लगीं। शाम ने उनके पैरों को ढक लिया और खोहों में धुंध छा गई। दूर पूर्व में दूर मैदान और जंगल की धुंधली जमीन पर शाम की रोशनी फीकी पड़ रही थी। सैम और फ्रोडो अब आराम और बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहे थे और उचित गति से चलने में सक्षम थे, और केवल एक संक्षिप्त ठहराव के साथ आरागोर्न ने कंपनी को लगभग 3 घंटे और आगे बढ़ाया। अंधेरा छा गया था, गहरी रात हो चुकी थी। बहुत से स्पष्ट तारे थे, लेकिन तेजी से ढलता चांद देर तक दिखाई नहीं देगा। गिमली और फ्रोडो पीछे थे,
धीरे धीरे चल रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे, पीछे सड़क पर किसी भी तरह की आवाज के लिए सुन रहे थे। आखिरकार गिमली ने चुप्पी तोड़ी। कोई आवाज नहीं, बस हवा की आवाज है, उसने कहा। पास में कोई भूत नहीं है, या मेरे कान लकड़ी के बने हैं। उम्मीद है कि ओर्क्स हमें मोरिया से भगाकर संतुष्ट हो जाएंगे, और शायद उनका उद्देश्य यही था, और उनका हमसे अंगूठी से कोई और लेना देना नहीं था। हालांकि ओर्क्स अक्सर मैदान में कई लीग तक दुश्मनों का पीछा करते हैं, अगर उनके पास बदला लेने के लिए कोई गिरा हुआ कप्तान हो। फ्रोडो ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने स्टिंग की तरफ देखा, और ब्लेड सुस्त था। फिर भी उसने कुछ सुना था, या सोचा था कि उसने सुना है। जैसे ही छायाएं गिरी उनके इर्द गिर्द और पीछे की सड़क पर अंधेरा छा गया था, उसने फिर से पैरों की तेज आवाज सुनी थी। अब भी उसने इसे सुना था। वह तेजी से मुड़ा। पीछे रोशनी की दो छोटी छोटी किरणें थीं, या एक पल के लिए उसे लगा कि उसने उन्हें देख लिया है, लेकिन तुरंत वे एक तरफ खिसक गईं और गायब हो गईं। बॉनी ने पूछा, यह क्या है? फ्रोडो ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। मुझे लगा कि मैंने पैरों की आवाज़ सुनी है, और मुझे लगा कि मैंने रोशनी जैसी आंखें देखी हैं। जब से हम पहली बार मोरिया में दाखिल हुए हैं, तब से मैं कई बार ऐसा सोचता रहा हूँ। गिमली रुक गया और जमीन पर झुक गया। मैं पौधे और पत्थर की रात की आवाज़ के अलावा कुछ नहीं सुन रहा हूँ, उसने कहा। आओ, जल्दी करो, बाकी लोग नज़र से ओझल हो गए हैं। रात की ठंडी हवा घाटी में उनके पास आई। उनके सामने एक विस्तृत धूसर छाया छा गई, और उन्होंने हवा में चिनार के पेड़ों की तरह पत्तियों की अंतहीन सरसराहट सुनी। लोथलुरियन, लेगोलस चिल्लाया। लोथलुरियन, हम गोल्डन वुड की छत पर आ गए हैं। अफसोस कि यहाँ सर्दी आ गई है। रात के अंधेरे में पेड़ उनके सामने ऊंचे खड़े थे, सड़क और नदी के ऊपर झुके हुए, जो उनकी फैली हुई शाखाओं के नीचे से अचानक बह रही थी। तारों की धुंधली रोशनी में उनके तने भूरे रंग के थे, और उनकी कांपती हुई पत्तियां बंजर सोने की तरह लग रही थीं। लोथलुरियन, आरागोर्न ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं पेड़ों में फिर से हवा की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। हम अभी भी गेट से 5 लीग से ज्यादा दूर नहीं हैं, लेकिन हम आगे नहीं जा सकते। यहाँ हम उम्मीद करते हैं कि एल्वेस का गुण हमें आज रात आने वाले खतरे से बचाएगा। गिमली ने कहा, यदि एल्वेस वास्तव में अभी भी इस अंधकार में दुनिया में रहते हैं। लेगोलास ने कहा, बहुत समय हो गया है जब मेरे अपने लोगों में से कोई भी उस भूमि पर वापस नहीं गया है जहाँ से हम बहुत पहले भटकते थे, लेकिन हमने सुना है कि लुरियन अभी भी वीरान नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ एक गुप्त शक्ति है जो भूमि से बुराई को दूर रखती है। फिर भी इसके लोगों को शायद ही कभी देखा जाता है, और शायद वे अब घने जंगलों में और उत्तरी सीमा से दूर रहते हैं। वास्तव में वे जंगल की गहराई में रहते हैं, आरागोर्न ने कहा, और आह भरी जैसे कि उसके अंदर कोई स्मृति जाग उठी हो। हमें आज रात खुद की रक्षा करनी होगी। हम थोड़ी दूर तक आगे बढ़ेंगे, जब तक कि पेड़ हमारे चारों ओर न हो, और फिर हम रास्ते से हट जाएंगे और आराम करने के लिए जगह तलाशेंगे। वो आगे बढ़ा, लेकिन बोरोमिर अनिर्णित खड़ा रहा और उसके पीछे नहीं आया। उन्होंने कहा, क्या कोई और रास्ता नहीं है? अरागोर्न ने कहा, आप इससे बेहतर और क्या रास्ता चाहेंगे? बोरोमिर ने कहा, यह एक सीधी सड़क है, हालांकि यह तलवारों की बाढ़ के बीच से होकर गुजरती है। इस कंपनी को अजीब रास्तों से ले जाया गया है, और अब तक बुरे भाग्य के साथ। मेरी इच्छा के विरुद्ध हम मोरिया की छाया में चले गए, और हमारा नुकसान हुआ। और अब हमें गोल्डन वुड में प्रवेश करना चाहिए, तुम कहते हो। लेकिन उस खतरनाक भूमि के बारे में हमने गोंडोर में सुना है, और ऐसा कहा जाता है कि जो एक बार अंदर चला जाता है, वह बहुत कम ही बाहर निकल पाता है, और उन कुछ में से कोई भी बिना किसी नुकसान के बच नहीं पाया है। अरागोर्न ने कहा, अगर आप बिना किसी नुकसान के कहते हैं, तो शायद आप सच बोलेंगे। लेकिन गोंडोर, बोरोमिर में विद्या कम हो जाती है। अगर उन लोगों के शहर में जो कभी बुद्धिमान थे, वे अब लोथलुरियन की बुराई करते हैं। आप जो चाहें माने, हमारे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप मोरिया गेट पर वापस जाएं, या पथहीन पहाड़ों पर चढ़ें, या अकेले महान नदी को तराएं। तो फिर आगे बढ़ो, बोरोमिर ने कहा, लेकिन ये खतरनाक है।
ये वास्तव में खतरनाक है, आरागोर्न ने कहा। ये उचित भी है और खतरनाक भी, लेकिन केवल बुरे लोगों को ही इससे डरना चाहिए, या फिर उन लोगों को जो अपने साथ कोई बुराई लेकर आते हैं। मेरे पीछे आओ। वे जंगल में 1 मील से भी कम चले थे कि उन्हें एक और जलधारा दिखाई दी जो पेड़ों से ढकी ढलानों से तेजी से नीचे बह रही थी और पश्चिम की ओर पहाड़ों की ओर चढ़ रही थी। उन्होंने इसे अपने दाईं ओर छायाओं के बीच झरने पर गिरते हुए सुना। इसका काला तेज पानी उनके सामने रास्ते को पार कर गया और पेड़ों की जड़ों के बीच धुंधले तालाबों के भंवर में सिल्वरलोड से मिल गया। बैकवॉट निम्रोडेल यहाँ है, लेगोलस ने कहा। इस धारा के बारे में सिल्वन एल्विस ने बहुत पहले कई गीत बनाए थे, और आज भी हम उत्तर में उन्हें गाते हैं, इसके झरनों पर इंद्रधनुष और इसके झाग में तैरते सुनहरे फूलों को याद करते हुए। अब सब कुछ अंधेरा है और निम्रोडेल का पुल टूट गया है। मैं अपने पैर धोऊंगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पानी थके हुए लोगों को ठीक करता है। वो आगे बढ़ा और गहरे फटे किनारे पर चढ़ गया और धारा में कदम रखा। मेरे पीछे आओ, वह चिल्लाया। पानी गहरा नहीं है, चलो हम पैदल चलकर पार करते हैं। दूर किनारे पर हम आराम कर सकते हैं, और गिरते पानी की आवाज़ हमें नींद ला सकती है और हम दुख भूल सकते हैं। एक एक करके वे नीचे उतरे और लेगोलास का पीछा किया। एक पल के लिए फ्रोडो किनारे के पास खड़ा रहा और अपने थके हुए पैरों पर पानी बहने दिया। ये ठंडा था लेकिन इसका स्पर्श साफ था, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया और यह उसके घुटनों तक पहुंच गया, उसने महसूस किया कि यात्रा का दाग और सारी थकान उसके अंगों से धुल गई है। जब पूरा दल पार हो गया तो वे बैठे, आराम किया और थोड़ा खाना खाया, और लेगोलास ने उन्हें लोथलुरियन की कहानियां सुनाईं जो मिर्कूड के कल्पित बौने अभी भी अपने दिलों में संजोए हुए थे। घास के मैदानों पर सूरज की रोशनी और तारों की रोशनी की कहानियां। महान नदी, इससे पहले कि दुनिया धूसर होती। आखिरकार सन्नाटा छा गया और उन्हें छाया में बहते झरने का मधुर संगीत सुनाई दिया। फ्रोडो को लगा कि वो पानी की आवाज़ के साथ मिलकर कोई गाना गाता हुआ सुन सकता है। क्या तुम निम्रोडेल की आवाज़ सुनते हो? लेगोलस ने पूछा। मैं तुम्हें युवती निम्रोडेल का एक गीत सुनाऊंगा, जिसका नाम उस नदी के नाम पर रखा गया था जिसके किनारे वो कुछ समय पहले रहती थी। ये हमारी वन्य भाषा में एक सुंदर गीत है, लेकिन यह वेस्टरन स्पीच में इस तरह से चलता है जैसा कि रिवेंडेल में कुछ लोग अब इसे गाते हैं। एक नर्म आवाज़ में, जो उनके ऊपर पत्तियों की सरसराहट के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी, उसने शुरू किया। वहाँ एक प्राचीन एल्वेन नौकरानी थी, जो दिन में चमकती हुई एक सितारा थी। उसका सफ़ेद लबादा सोने से जड़ा हुआ था, और उसके जूते चांदी ग्रे रंग के थे। उसके माथे पर एक सितारा बंधा हुआ था, उसके बालों पर एक रोशनी थी जैसे सुंदर ल्यूरियन में सुनहरी शाखाओं पर सूरज। उसके बाल लंबे थे, उसके अंग श्वेत थे, वह सुंदर और स्वतंत्र थी, और हवा में वह लिंडन वृक्ष के पत्ते के समान हल्की होकर चलती थी। निम्रोडेल के झरने के पास, स्वच्छ और ठंडे पानी के पास, उसकी आवाज़ चांदी की तरह चमकते हुए तालाब में गिर रही थी। अब वो कहाँ भटकती है, कोई नहीं बता सकता, धूप में या छाया में, क्योंकि निम्रोडेल बहुत पहले खो गया था और पहाड़ों में भटक गया था। हेवन ग्रे में एल्वेन शिप माउंटनली के नीचे कई दिनों तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा, गर्जन करते समुद्र के किनारे। उत्तरी देशों में रात को एक हवा उठी और वह जोर से चिल्लाई, और जहाज को एल्वेन तट से बहती हुई धारा के पार ले गई। जब भोर धुंधली हुई तो धरती खो गई। पहाड़ धूसर हो गए, उन उफनती लहरों के पीछे जो अपनी चकाचौंध करने वाली फुहारों के गुच्छे उछाल रही थीं। अमरोथ ने लुप्त होते तट को देखा जो अब लहरों के पार था, और उस विश्वासघाती जहाज को कोसा जिसने उसे निम्रोडेल से दूर ले गया था। प्राचीन काल में वह एक एल्वेन राजा था, वृक्षों और घाटियों का स्वामी, जब सुंदर लोथलुरियन में वसंत ऋतु में शाखाएं सुनहरी होती थीं। उन्होंने उसे पतवार से समुद्र की ओर छलांग लगाते देखा, जैसे डोरी से छूटा तीर, और गहरे पानी में गोते लगाते, जैसे पंखों पर म्याऊं। हवा उसके लहराते बालों में थी, उसके चारों ओर झाग चमक रहा था। दूर से उन्होंने उसे मजबूत और सुंदर हंस की तरह सवारी करते देखा। लेकिन पश्चिम से कोई खबर नहीं आई है, और इधर के तट पर एल्वेन लोगों ने अमरोथ के बारे में कभी कोई खबर नहीं सुनी है।
लेगोलस की आवाज लड़खड़ा गई और गाना बंद हो गया। मैं अब और नहीं गा सकता, उसने कहा। ये सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। ये लंबा और दुखद है, क्योंकि यह बताता है कि कैसे लोथलुरियन ब्लॉसम के लुरियन पर दुख आया, जब बोनो ने पहाड़ों में बुराई को जगाया। लेकिन बोनो ने बुराई नहीं की, गिमली ने कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा, फिर भी बुराई आई, लेगोलास ने दुखी होकर उत्तर दिया। फिर निम्रोडेल के कई रिश्तेदारों ने अपने घर छोड़ दिए और चले गए और वह दक्षिण में दूर व्हाइट माउंटेन के दर्रे में खो गई, और वह उस जहाज तक नहीं पहुंची जहां उसका प्रेमी अमरोथ उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन वसंत में जब हवा नए पत्तों में होती है तो उसकी आवाज़ की प्रतिध्वनि अभी भी उसके नाम वाले झरनों से सुनी जा सकती है। और जब हवा दक्षिण में होती है तो अमरोथ की आवाज़ समुद्र से आती है, क्योंकि निम्रोडेल सिल्वरलोड में बहती है, जिसे एल्वेस सेलिब्रंट कहते हैं, और सेलिब्रंट एंडुइन द ग्रेट को। और एंडुइन बेलफालस की खाड़ी में बहती है जहां से ल्यूरियन के एल्वेस रवाना हुए। लेकिन न तो निम्रोडेल और न ही अमरोथ कभी वापस आए। ऐसा कहा जाता है कि उसने झरने के पास उगने वाले एक पेड़ की शाखाओं में एक घर बनवाया था, क्योंकि ल्यूरियन के कल्पित बोनो का पेड़ों में रहना रिवाज था, और शायद आज भी ऐसा ही है। इसलिए उन्हें गलाद्रिम यानी वृक्ष लोग कहा जाता था। उनके जंगल में पेड़ बहुत बड़े हैं। जंगल के लोग बोनो की तरह जमीन में खुदाई नहीं करते थे, न ही छाया आने से पहले पत्थर के मजबूत स्थान बनाते थे। गिमली ने कहा, और इन दिनों में भी पेड़ों पर रहना जमीन पर बैठने से ज्यादा सुरक्षित माना जा सकता है। उसने नदी के उस पार सड़क की ओर देखा जो डिमरलडेल की ओर जाती थी, और फिर ऊपर काली शाखाओं वाली छत की ओर। अरागोर्न ने कहा, तुम्हारे शब्द अच्छी सलाह देते हैं, गिमली। हम घर नहीं बना सकते, लेकिन आज रात हम गलाद्रिम की तरह करेंगे, और अगर हम कर सकते हैं तो पेड़ों की चोटी पर शरण लेंगे। हम यहाँ सड़क के किनारे पहले से ही बहुत देर से बैठे हैं। ये बुद्धिमानी थी। अब कंपनी रास्ते से हट गई और सिल्वरलोड से दूर पहाड़ी धारा के साथ पश्चिम की ओर गहरे जंगल की छाया में चली गई। निम्रोडेल के झरने से कुछ ही दूर उन्हें पेड़ों का एक समूह मिला, जिनमें से कुछ झरने के ऊपर लटके हुए थे। उनके बड़े भूरे तने बहुत मोटे थे, लेकिन उनकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। लेगोलास ने कहा, मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। मैं पेड़ों के बीच घर जैसा महसूस करता हूँ, चाहे जड़ हो या टहनी। हालांकि ये पेड़ मेरे लिए एक अजीब किस्म के हैं, सिवाय एक नाम के। गीत। उन्हें मेलिन कहा जाता है, और वे पीले फूल वाले होते हैं, लेकिन मैंने कभी उनमें से किसी पर चढ़ाई नहीं की। मैं अब देखूंगा कि उनका आकार और विकास का तरीका क्या है। पिप्पिन ने कहा, जो भी हो, अगर वे रात में पक्षियों को छोड़कर किसी भी तरह से आराम दे सके तो वे वाकई शानदार पेड़ होंगे। मैं एक बसेरे पर नहीं सो सकता। फिर जमीन में एक गड्ढा खोदो, लेगोलस ने कहा, अगर ये तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ज्यादा सही है। लेकिन अगर तुम ओर्क्स से छिपना चाहते हो, तो तुम्हें तेजी से और गहराई से खोदना होगा। वह जमीन से हल्के से उछला और एक शाखा पकड़ ली जो उसके सिर के ऊपर तने से उगी थी। लेकिन जैसे ही वह वहां एक पल के लिए झूला, अचानक उसके ऊपर पेड़ की छाया से एक आवाज आई। बैकवॉट दारो, उसने आज्ञाकारी स्वर में कहा, और लेगोलास आश्चर्य और भय से धरती पर वापस गिर पड़ा। वह पेड़ की टहनी से सट गया। चुपचाप खड़े रहो, उसने दूसरों से फुसफुसाते हुए कहा। हिलना डुलना मत। उनके सिर के ऊपर से हल्की हंसी की आवाज आई, और फिर एक और स्पष्ट आवाज ने एक एल्वेन भाषा में बात की। फ्रोडो को जो कुछ भी कहा गया था, उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि पहाड़ों के पूर्व में सिल्वन लोगों ने आपस में जो भाषा का इस्तेमाल किया वह पश्चिम के लोगों से अलग थी। लेगोलस ने ऊपर देखा और जवाब दिया, उसी भाषा में। तारांकिन, वे कौन हैं और वे क्या कहते हैं? मैरी ने पूछा। सैम ने कहा, वे एल्वेस हैं। क्या आप उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते? हाँ, वे एल्वेस हैं, लेगोलस ने कहा, और वे कहते हैं कि तुम इतनी जोर से सांस लेते हो कि वे तुम्हें अंधेरे में गोली मार सकते हैं। सैम ने जल्दी से अपना हाथ अपने मुंह पर रख लिया। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। वे लंबे समय से हमारे बारे में जानते हैं। उन्होंने निम्रोडेल के पार मेरी आवाज़ सुनी,
और जानते थे कि मैं उनके उत्तरी रिश्तेदारों में से एक हूँ, और इसलिए उन्होंने हमारे पार जाने में बाधा नहीं डाली और बाद में उन्होंने मेरा गाना सुना। अब वे मुझे फ्रोडो के साथ ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके और हमारी यात्रा के बारे में कुछ खबरें मिल गई हैं। वे दूसरों से थोड़ा इंतजार करने और पेड़ के नीचे निगरानी रखने के लिए कहते हैं, जब तक कि वे तय नहीं कर लेते कि क्या करना है। छाया से एक सीढ़ी नीचे उतारी गई। ये रस्सी से बनी थी, चांदी ग्रे और अंधेरे में चमकती हुई, और हालांकि यह पतली दिख रही थी, लेकिन ये कई लोगों को झेलने के लिए पर्याप्त मजबूत साबित हुई। लेगोलस हल्के से ऊपर भागा और फ्रोडो धीरे धीरे उसके पीछे चला। पीछे सैम जोर से सांस लेने से बचने की कोशिश करते हुए आया। मेलोन ट्री की शाखाएं तने से लगभग सीधी निकली और फिर ऊपर की ओर बढ़ी, लेकिन शीर्ष के पास मुख्य तना कई शाखाओं के मुकुट में विभाजित हो गया, और इनमें से उन्होंने पाया कि वहां एक लकड़ी का मंच बनाया गया था, या फ्लैट जैसा कि उन दिनों ऐसी चीजों को कहा जाता था। एल्वेस इसे टलान कहते थे। इस तक पहुंचने के लिए बीच में एक गोल छेद था जिसके माध्यम से सीढ़ी गुजरती थी। जब फ्रोडो आखिरकार फ्लैट पर आया तो उसने लेगोलास को 3 अन्य एल्व्स के साथ बैठे पाया। वे गहरे भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और पेड़ के तने के बीच से उन्हें नहीं देखा जा सकता था जब तक कि वे अचानक हिल न जाएं। वे खड़े हो गए और उनमें से एक ने एक छोटा सा दीपक जलाया जिससे एक पतली चांदी की किरण निकल रही थी। उसने उसे ऊपर उठाया और फ्रोडो और सैम के चेहरे को देखा। फिर उसने फिर से लाइट बंद कर दी और अपनी एल्वेन जीभ में स्वागत के शब्द बोले। फ्रोडो ने जवाब में रुक रुक कर बात की, स्वागत है। तब एल्फ ने फिर से आम भाषा में धीरे से कहा, हम शायद ही कभी अपनी भाषा के अलावा किसी और भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अब जंगल के बीचों बीच रहते हैं और किसी दूसरे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। यहाँ तक कि उत्तर में रहने वाले हमारे अपने रिश्तेदार भी हमसे अलग हो गए हैं। लेकिन हम में से कुछ लोग अभी भी समाचार इकट्ठा करने और अपने दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए विदेश जाते हैं, और वे दूसरे देशों की भाषा बोलते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। मेरा नाम हल्दीर है। मेरे भाई रोमिल और ओरोफिन तुम्हारी भाषा के बारे में कम ही बोलते हैं, लेकिन हमने तुम्हारे आने की अफवाहें सुनी हैं, क्योंकि एल्रोंड के दूत लूरियन से होते हुए डिमरल सीढ़ी से घर लौट रहे थे। हमने कई सालों से हॉबिट या हाफलिंग के बारे में नहीं सुना था, और हमें नहीं पता था कि अभी भी कोई मिडिल अर्थ में रहता है। तुम बुरे नहीं दिखते, और चूंकि तुम हमारे रिश्तेदारों में से एक एल्फ के साथ आए हो, इसलिए हम तुमसे दोस्ती करने को तैयार हैं, जैसा कि एल्रोंड ने पूछा था। हालांकि हमारे देश में अजनबियों का नेतृत्व करना हमारा रिवाज नहीं है, लेकिन तुम्हें आज रात यहीं रुकना होगा। तुम कितने हो? लेगोलस ने कहा, 8 लोग। मैं, 4 हॉबिट और 2 आदमी, जिनमें से एक, आरागोर्न, पश्चिमी देशों के लोगों का एल्फ मित्र है। हल्दीर ने कहा, अर्टोन के बेटे आरागोर्न का नाम लूरियन में जाना जाता है, और उसे लेडी का अनुग्रह प्राप्त है। तो सब ठीक है, लेकिन आपने अभी तक केवल 7 के बारे में ही बात की है। लेगोलास ने कहा, 8वां एक बौना है। एक बौना? हल्दीर ने कहा, ये ठीक नहीं है। डार्क डेज के बाद से हमारा बौनों से कोई संबंध नहीं रहा है। उन्हें हमारे देश में आने की अनुमति नहीं है। मैं उसे जाने की अनुमति नहीं दे सकता, लेकिन वह लोनली माउंटेन से है, डीबिन के भरोसेमंद लोगों में से एक है, और एल्रोंड का मित्रवत है, फ्रोडो ने कहा। एल्रोंड ने खुद उसे हमारे साथियों में से एक के रूप में चुना है, और वह बहादुर और वफादार रहा है। एल्वेस ने एक साथ मिलकर धीमी आवाज में बात की और अपनी भाषा में लेगोलास से सवाल पूछे। बहुत बढ़िया, हल्दीर ने आखिरकार कहा। हम ऐसा करेंगे, हालांकि यह हमारी पसंद के खिलाफ है। अगर आरागोर्न और लेगोलास उसकी रक्षा करेंगे और उसके लिए जवाबदेह होंगे, तो वह बच जाएगा, लेकिन उसे लोथलुरियन से होकर आंखों पर पट्टी बांधकर जाना होगा। लेकिन अब हमें बहस नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लोगों को जमीन पर नहीं रहना चाहिए। हम नदियों पर नजर रख रहे हैं, जब से हमने कई दिन पहले पहाड़ों की चोटी से होते हुए उत्तर की ओर मोरिया की ओर जाते हुए ओर्क्स की एक बड़ी टुकड़ी देखी थी। जंगल की सीमाओं पर भेड़िए चिल्ला रहे हैं। अगर तुम वाकई मोरिया से आए हो, तो खतरा बहुत दूर नहीं है।
कल सुबह तुम्हें आगे बढ़ना होगा। चारों हॉबिट यहाँ चढ़ेंगे और हमारे साथ रहेंगे, हम उनसे नहीं डरते। अगले पेड़ में एक और टेलान है, बाकी लोगों को वहाँ शरण लेनी चाहिए। तुम्हें, लेगोलास, उनके लिए हमें जवाब देना होगा। अगर कुछ गड़बड़ है तो हमें बुलाओ और उस बौने पर नजर रखो। लेगोलास तुरंत ही हल्दीर का संदेश लेने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरा और उसके तुरंत बाद मेरी और पिप्पिन ऊंची सीढ़ी पर चढ़ गए। उनकी सांस फूल रही थी और वे काफी डरे हुए लग रहे थे। वहाँ मैरी ने हाँफते हुए कहा, हमने आपके कंबलों के साथ साथ अपने कंबल भी उठा लिए हैं। स्ट्राइडर ने बाकी सारा सामान पत्तियों के गहरे ढेर में छिपा दिया है। हल्दीर ने कहा, तुम्हें अपने बोझ की कोई जरूरत नहीं थी। सर्दियों में पेड़ों की चोटियों पर ठंड होती है, हालांकि आज रात हवा दक्षिण से आ रही है, लेकिन हमारे पास तुम्हें देने के लिए खाने पीने की चीजें हैं जो रात की ठंड को दूर भगा देंगी, और हमारे पास खाल और लबादे भी हैं। हॉबिट्स ने इस दूसरे और कहीं बेहतर रात्रिभोज को बहुत खुशी से स्वीकार किया। फिर उन्होंने खुद को गर्म कपड़ों में लपेट लिया, न केवल एल्स के फर लबादों में बल्कि अपने खुद के कंबलों में भी, और सोने की कोशिश की। लेकिन थके होने के कारण केवल सैम को ही ऐसा करना आसान लगा। हॉबिट्स को ऊंचाई पसंद नहीं है और वे ऊपर की मंजिल पर नहीं सोते, भले ही उनके पास कोई सीढ़ियां हों। बेडरूम के तौर पर फ्लैट उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। इसमें कोई दीवार नहीं थी, यहाँ तक कि रेलिंग भी नहीं थी, केवल एक तरफ एक हल्की लट वाली स्क्रीन थी जिसे हवा के अनुसार अलग अलग जगहों पर घुमाया और लगाया जा सकता था। पिप्पिन कुछ देर तक बोलता रहा। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इस बिस्तर पर सोने जाऊंगा तो मैं लुढ़क नहीं जाऊंगा। सैम ने कहा, एक बार जब मुझे नींद आ जाएगी तो मैं सोता ही रहूंगा, चाहे मैं सो जाऊं या नहीं। और जितना कम कहा जाए उतनी ही जल्दी मैं सो जाऊंगा, अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। फ्रोडो कुछ देर तक जागता रहा और कांपते पत्तों की पीली छत से चमकते सितारों को देखता रहा। सैम अपनी आंखें बंद करने से बहुत पहले ही उसके बगल में खर्राटे ले रहा था। वह धुंधले ढंग से दो कल्पित बौनों के भूरे रंग के रूप देख सकता था जो अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए निश्चल बैठे थे और फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे। दूसरा नीचे की शाखाओं में से एक पर अपनी निगरानी रखने के लिए नीचे चला गया था। अंत में ऊपर की शाखाओं में हवा और नीचे निम्रोडेल के झरनों की मधुर कलकल से शांत होकर फ्रोडो लेगोलास के गीत को अपने दिमाग में चलाते हुए सो गया। देर रात वह जागा। दूसरे हॉबिट सो चुके थे। एल्विस चले गए थे। पत्तों के बीच दरांती वाला चांद मंद मंद चमक रहा था। हवा शांत थी। थोड़ी दूर पर उसने एक कर्कश हंसी और नीचे जमीन पर कई पैरों के चलने की आवाज सुनी। वहां धातु का एक छल्ला था। आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं और ऐसा लगा कि वे दक्षिण की ओर जंगल में चली गईं। अचानक एक सिर फ्लैट के छेद से दिखाई दिया। फ्रोडो चौंककर उठ बैठा और उसने देखा कि यह एक ग्रे हुडेड एल्फ था। उसने हॉबिट्स की ओर देखा। यह क्या है? फ्रोडो ने पूछा। यर्च, एल्फ ने फुसफुसाते हुए कहा और रस्सी की सीढ़ी को लुढ़का कर बेड़े पर फेंक दिया। ओर्क्स, फ्रोडो ने कहा। वे क्या कर रहे हैं? लेकिन एल्फ जा चुका था। अब कोई आवाज नहीं थी। यहाँ तक कि पत्तियां भी शांत थीं और लगता था कि गिरना भी शांत हो गया है। फ्रोडो अपने कपड़ों में बैठा और कांप रहा था। वह शुक्रगुजार था कि वे जमीन पर नहीं फंसे थे, लेकिन उसे लगा कि पेड़ों से उसे कोई सुरक्षा नहीं मिल रही थी, सिवाय छिपने के। कहा जाता है कि ओक गंध के लिए कुत्तों की तरह उत्सुक थे, लेकिन वे चढ़ भी सकते थे। उसने स्टिंग को बाहर निकाला। यह नीली लौ की तरह चमकता और चमकता था और फिर धीरे धीरे फिर से फीका पड़ गया और फीका पड़ गया। अपनी तलवार के फीके पड़ने के बावजूद फ्रोडो को तत्काल खतरे का एहसास नहीं हुआ, बल्कि यह और भी मजबूत हो गया। वह उठा और रेंगते हुए दरवाजे तक गया और नीचे झांका। उसे लगभग यकीन था कि वह दूर नीचे पेड़ के पैर पर चुपके से होने वाली हलचल सुन सकता है। एल्व्स नहीं, क्योंकि जंगल के लोग अपनी हरकतों में बिल्कुल भी शांत नहीं थे। फिर उसे हल्की सी सूंघने जैसी आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे पेड़ के तने की छाल पर कुछ घिसट रहा हो। वह अपनी सांस रोके हुए अंधेरे में घूरता रहा।
अब कोई चीज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी और उसकी सांसें बंद दांतों से एक हल्की फुफकार की तरह आ रही थीं। फिर तने के पास आकर फ्रोडो ने देखा दो पीली आंखें। वे रुक गए और बिना पलक झपकाए ऊपर की ओर देखने लगे। अचानक वे दूर हो गए और एक छायादार आकृति पेड़ के तने के चारों ओर फिसल गई और गायब हो गई। इसके तुरंत बाद हल्दीर शाखाओं के माध्यम से तेजी से ऊपर चढ़ता हुआ आया। इस पेड़ में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उसने कहा। यह एक ओर्क नहीं था। जैसे ही मैंने पेड़ के तने को छुआ, वह भाग गया। ये सतर्क लग रहा था और पेड़ों के बारे में कुछ कौशल रखता था। यह मैं सोच सकता था कि यह आप में से एक हॉबिट है। मैंने गोली नहीं चलाई क्योंकि मैं किसी को चिल्लाने के लिए उकसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हम युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकते। ओर्क्स की एक मजबूत टोली गुजरी है। उन्होंने निम्रोडेल को पार किया, इसके साफ पानी में उनके गंदे पैरों को कोसे और नदी के किनारे पुरानी सड़क पर आगे बढ़ गए। उन्हें कुछ गंध लग गई और वे उस जगह के पास थोड़ी देर तक जमीन की तलाश करते रहे जहां तुम रुके थे। हम 300 लोगों को चुनौती नहीं दे सकते थे, इसलिए हम आगे बढ़े और नकली आवाज़ों में बात करते हुए उन्हें जंगल में ले गए। ओरोफिन अब हमारे लोगों को चेतावनी देने के लिए जल्दी से हमारे घरों में वापस चला गया है। कोई भी ओर्क कभी भी ल्यूरियन से वापस नहीं आएगा और एक और रात होने से पहले उत्तरी सीमा पर कई एल्वेस छिपे होंगे। लेकिन आपको पूरी तरह से उजाला होते ही दक्षिण की ओर सड़क लेनी होगी। दिन पूर्व दिशा से पीला हो गया। जैसे जैसे रोशनी बढ़ती गई, वह मालोन की पीली पत्तियों से होकर छनकर आती गई और हॉबिट्स को ऐसा लगा कि ठंडी गर्मी की सुबह का सूरज चमक रहा है। हिलती हुई शाखाओं के बीच से हल्का नीला आसमान झांक रहा था। फ्लैट के दक्षिण की ओर एक खुले स्थान से झांकते हुए फ्रोडो ने देखा कि सिल्वर लोड की पूरी घाटी हवा में धीरे धीरे उछलते हुए परती सोने के समुद्र की तरह बिखरी हुई थी। सुबह अभी भी जवान और ठंडी थी जब कंपनी फिर से रवाना हुई, अब हल्दीर और उसके भाई रमील के मार्गदर्शन में। अलविदा प्यारे निम्रोडेल, लेगोलस चिल्लाया। फ्रोडो ने पीछे देखा और भूरे पेड़ के तनों के बीच सफेद झाग की एक चमक देखी। अलविदा, उसने कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह फिर कभी इतना सुंदर बहता पानी नहीं सुन पाएगा, जो हमेशा अपने असंख्य स्वरों को एक अंतहीन परिवर्तनशील संगीत में मिलाता रहेगा। वे वापस उस रास्ते पर चले गए जो सिल्वरलोड के पश्चिमी किनारे पर था और कुछ दूर तक वे दक्षिण की ओर चले गए। धरती पर ऑक के पैरों के निशान थे, लेकिन जल्द ही हल्दीर पेड़ों की तरफ मुड़ गया और उनकी छाया में नदी के किनारे रुक गया। वहाँ नदी के उस पार मेरा एक आदमी है, उसने कहा। तुम उसे नहीं देख सकते। उसने एक चिड़िया की धीमी सीटी जैसी आवाज निकाली और युवा पेड़ों के घने जंगल से एक एल्फ बाहर निकला, जो भूरे रंग के कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसका हुड पीछे की ओर झुका हुआ था। उसके बाल सुबह की धूप में सोने की तरह चमक रहे थे। हल्दीर ने कुशलता से धारा के ऊपर भूरे रंग की रस्सी का एक कुंडल डाला और उसने उसे पकड़ लिया और किनारे के पास एक पेड़ के चारों ओर अंत में बांध दिया। यहाँ पहले से ही एक तेज धारा बह रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्दीर ने कहा, और ये तेज और गहरी दोनों तरह से बहती है और बहुत ठंडी भी है। हम उत्तर की ओर इतनी दूर तक इसमें पैर नहीं रखते जब तक कि हमें ऐसा करना जरूरी न हो। लेकिन सतर्कता के इन दिनों में हम पुल नहीं बनाते, हम इसी तरह पार करते हैं। मेरे पीछे आओ। उसने रस्सी के सिरे को दूसरे पेड़ के चारों ओर कस दिया और फिर उसके साथ साथ हल्के से दौड़ा, नदी के ऊपर से और वापस, जैसे कि वह किसी सड़क पर हो। मैं इस रास्ते पर चल सकता हूँ, लेगोलस ने कहा, लेकिन दूसरों के पास ये कौशल नहीं है। क्या उन्हें तैरना होगा? नहीं, हल्दीर ने कहा। हमारे पास 2 और रस्सियां हैं। हम उन्हें एक के ऊपर एक बांध देंगे, एक कंधे जितनी ऊंची और दूसरी आधी ऊंची, और इन्हें पकड़कर अजनबी सावधानी से पार कर सकेंगे। जब ये पतला पुल बन गया तो कंपनी के लोग उस पार चले गए, कुछ लोग सावधानी से और धीरे धीरे, जबकि अन्य लोग आसानी से। हॉबिट्स में पिप्पिन सबसे अच्छा साबित हुआ क्योंकि वो पक्के पैरों वाला था और वो केवल एक हाथ से पकड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसने अपनी नज़रें आगे के किनारे पर रखी और नीचे नहीं देखा। सैम आगे बढ़ रहा था,
जोर से पकड़ रहा था और नीचे पीले रंग के भंवर में देख रहा था, जैसे कि वह पहाड़ों में एक खाई हो। जब वह सुरक्षित रूप से पार हो गया तो उसने राहत की सांस ली। जियो और सीखो, जैसा कि मेरे गुरुजी कहा करते थे। हालांकि वह बागवानी के बारे में सोच रहा था, न कि किसी पक्षी की तरह बसेरा करने के बारे में, न ही मकड़ी की तरह चलने की कोशिश करने के बारे में। मेरे चाचा एंडी ने भी कभी ऐसा कोई करतब नहीं किया। जब आखिरकार पूरी कंपनी सिल्वरलोड के पूर्वी तट पर एकत्र हो गई तो एल्स ने रस्सियां खोल दी और उनमें से 2 को लपेट लिया। पंजीकृत व्यापारचिन्ह मिल, जो दूसरी तरफ रह गया था, ने आखिरी रस्सी खींची, उसे अपने कंधे पर लटकाया और अपने हाथ की एक लहर के साथ वापस निम्रोडेल की ओर निगरानी करने चला गया। अब दोस्तों, हल्दीर ने कहा, आप ल्यूरियन या गोर के नेथ में प्रवेश कर चुके हैं, जैसा कि आप कहेंगे, क्योंकि यह वह भूमि है जो सिल्वरलोड और एंडुइन द ग्रेट की भुजाओं के बीच भाले की नोक की तरह स्थित है। हम किसी भी अजनबी को नेथ के रहस्यों की जासूसी करने की अनुमति नहीं देते हैं। वास्तव में बहुत कम लोगों को वहां पैर रखने की भी अनुमति है। जैसा कि तय हुआ था, मैं यहाँ बौने गिमली की आंखों पर पट्टी बांध दूंगा। अन्य लोग कुछ समय तक स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जब तक कि हम अपने घरों के पास नहीं पहुंच जाते, जो एग्लाडल में पानी के बीच के कोन में हैं। गिमली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा, ये समझौता मेरी सहमति के बिना किया गया था। मैं भिखारी या कैदी की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं घूमूंगा। और मैं कोई जासूस नहीं हूँ। मेरे लोगों का कभी भी दुश्मन के किसी भी सेवक से कोई संबंध नहीं रहा है। नहीं, हमने एल्स को कोई नुकसान पहुंचाया है। मैं लेगोलास या मेरे किसी अन्य साथी की तरह आपको धोखा देने की संभावना नहीं रखता। मुझे तुम पर कोई संदेह नहीं है, हल्दीर ने कहा। फिर भी यह हमारा कानून है। मैं कानून का स्वामी नहीं हूँ और इसे दरकिनार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें सेलिब्रेंट पर पैर रखने की अनुमति देकर बहुत कुछ किया है। गिमली जिद्दी था। उसने अपने पैर मजबूती से फैलाए और कुल्हाड़ी की मूठ पर हाथ रखा। उसने कहा, मैं आज़ाद होकर आगे बढ़ूंगा या मैं वापस जाकर अपनी ज़मीन तलाशूंगा, जहां मैं अपनी बात का पक्का माना जाता हूं, भले ही मैं जंगल में अकेला मर जाऊं। तुम वापस नहीं जा सकते, हल्दीर ने सख्ती से कहा। अब तुम इतनी दूर आ गए हो, तुम्हें भगवान और लेडी के सामने पेश किया जाना चाहिए। वे तुम्हारा फैसला करेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे या तुम्हें जाने देंगे, जैसा वे चाहेंगे। तुम फिर से नदियां पार नहीं कर सकते और तुम्हारे पीछे अब गुप्त प्रहरी हैं जिन्हें तुम पार नहीं कर सकते। तुम उन्हें देखने से पहले ही मारे जाओगे। गिमली ने अपनी कमर से कुल्हाड़ी निकाली। हल्दीर और उसके साथी ने अपने धनुष मोड़ लिए। बोनो और उनकी कड़ी गर्दन पर विपत्ति। लेगोलस ने कहा, आओ। आरागोर्न ने कहा, अगर मैं अभी भी इस कंपनी का नेतृत्व करना चाहता हूँ, तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बोने के लिए इस तरह से अलग होना कठिन है। हम सभी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, यहाँ तक कि लेगोलास की भी। ये सबसे अच्छा होगा, हालांकि यह यात्रा को धीमा और नीरस बना देगा। गिमली अचानक हंसा। हम मूर्खों की एक मजेदार टोली की तरह दिखेंगे। क्या हल्दीर हम सभी को एक रस्सी पर बांध कर ले जाएगा, जैसे कई अंधे भिखारी एक कुत्ते के साथ? लेकिन मैं संतुष्ट रहूंगा अगर यहाँ लेगोलास भी मेरी तरह अंधा हो जाए। लेगोलास ने क्रोधित होते हुए कहा, मैं एक एल्फ हूँ और यहाँ का एक रिश्तेदार हूँ। बैकक्वोट अब हम चिल्लाएं। एल्स की कठोर गर्दन पर एक विपत्ति। अरागोर्न ने कहा, लेकिन कंपनी का सबका हाल एक जैसा होगा। आओ, हमारी आंखों पर पट्टी बांध दो हल्दीर। गिमली ने कहा, यदि आप हमारा नेतृत्व ठीक से नहीं करेंगे, तो मैं हर बार गिरने और पैर में लगी चोट की पूरी भरपाई करूंगा। उन्होंने उसकी आंखों पर कपड़ा बांध दिया। हल्दीर ने कहा, तुम्हारा कोई दावा नहीं होगा। मैं तुम्हें अच्छी तरह से नेतृत्व करूंगा और रास्ते चिकने और सीधे हैं। अफसोस इन दिनों की मूर्खता पर। लेगोलस ने कहा, यहाँ सभी हैं एक शत्रु के शत्रु, और फिर भी मुझे अंधा होकर चलना होगा, जबकि सूर्य जंगल में सोने की पत्तियों के नीचे आनंद मना रहा है। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है, हल्दीर ने कहा।
वास्तव में डार्क लॉर्ड की शक्ति किसी भी चीज में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, जितना कि उन सभी लोगों के बीच अलगाव में जो अभी भी उसका विरोध करते हैं। फिर भी लोथलुरियन से परे की दुनिया में, शायद रिवेंडेल को छोड़कर, हमें इतना कम विश्वास और भरोसा मिलता है कि हम अपने भरोसे से अपनी भूमि को खतरे में डालने की हिम्मत नहीं कर सकते। हम अब कई खतरों के बीच एक द्वीप पर रहते हैं, और हमारे हाथ अक्सर वीणा की बजाय धनुष की डोरी पर होते हैं। नदियों ने लंबे समय तक हमारी रक्षा की, लेकिन अब वे पक्की सुरक्षा नहीं है क्योंकि छाया उत्तर की ओर हमारे चारों ओर फैल गई है। कुछ लोग चले जाने की बात करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा करने में बहुत देर हो चुकी है। पश्चिम की ओर के पहाड़ बुरे होते जा रहे हैं, पूर्व की ओर की भूमि बंजर है और सौरोन के जीवों से भरी हुई है, और यह अफवाह है कि अब हम रोहन से होकर दक्षिण की ओर सुरक्षित रूप से नहीं जा सकते हैं, और महान नदी के मुहाने पर दुश्मन की नज़र है। भले ही हम वहां पहुंच सकें, समुद्र के किनारे हमें अब वहां कोई आश्रय नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि अभी भी हाई एल्व्स के आश्रय हैं, लेकिन वे उत्तर और पश्चिम में हाफलिंग्स की भूमि से बहुत दूर हैं। लेकिन वह कहाँ हो सकता है? हालांकि लॉर्ड और लेडी को पता हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैरी ने कहा, चूंकि आपने हमें देखा है, इसलिए आपको कम से कम अनुमान तो लगाना चाहिए। मेरी भूमि के पश्चिम में एल्फ हेवन है, शायद जहां हॉबिट रहते हैं। समुद्र के किनारे रहने वाले हॉबिट लोग खुशकिस्मत हैं। हल्देर ने कहा, बहुत समय हो गया है जब से मेरे लोगों में से किसी ने इसे देखा है, फिर भी हम इसे अभी भी गीतों में याद करते हैं। चलते समय मुझे इन आश्रयों के बारे में बताओ। मैं नहीं जा सकती, मेरी ने कहा। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैं पहले कभी अपने देश से बाहर नहीं गई, और अगर मुझे पता होता कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे छोड़ने का दिल होता। सुंदर लोथलुरियन को भी नहीं देखना, हल्देर ने कहा। दुनिया वास्तव में खतरों से भरी है, और इसमें कई अंधेरे स्थान हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो सुंदर है, और हालांकि सभी देशों में अब प्यार दुख के साथ मिल गया है, यह शायद और भी अधिक बढ़ रहा है। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गाते हैं कि छाया पीछे हट जाएगी और शांति फिर से आएगी। फिर भी मुझे विश्वास नहीं है कि हमारे आसपास की दुनिया कभी वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी, या सूरज की रोशनी वैसी होगी जैसी पहले थी। मुझे डर है कि एल्व्स के लिए ये सबसे अच्छा युद्धविराम साबित होगा, जिसमें वे बिना किसी बाधा के समुद्र में जा सकते हैं और मध्य पृथ्वी को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। लोथलुरियन के लिए अफसोस है जिसे मैं प्यार करता हूँ। यह एक ऐसी भूमि में एक गरीब जीवन होगा जहाँ कोई मालून नहीं है गाय। लेकिन अगर महासागर के पार मैलोन के पेड़ हैं, तो किसी ने इसकी सूचना नहीं दी। इस तरह बोलते हुए कंपनी हल्देर के नेतृत्व में जंगल में पगडंडियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ी, जबकि दूसरा एल्फ पीछे पीछे चल रहा था। उन्हें अपने पैरों के नीचे की जमीन चिकनी और मुलायम लगी, और थोड़ी देर बाद वे चोट लगने या गिरने के डर के बिना ज्यादा आज़ादी से चलने लगे। दृष्टि से वंचित होने के कारण फ्रोडो ने पाया कि उसकी सुनने और अन्य इंद्रियां तेज हो गई हैं। वह पेड़ों और कुचली हुई घास की गंध सूंघ सकता था। वह ऊपर की पत्तियों की सरसराहट, उसके दाईं ओर कलकल करती नदी और आकाश में पक्षियों की पतली स्पष्ट आवाज़ों में कई अलग अलग स्वर सुन सकता था। जब वे खुले मैदान से गुजरे तो उसने अपने चेहरे और हाथों पर सूरज की रोशनी महसूस की। जैसे ही उसने सिल्वरलोड के दूर किनारे पर पैर रखा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, और नेथ में आगे बढ़ने के साथ यह और भी गहरी होती गई। उसे लगा कि वह समय के पुल को पार करके एल्डर डेज के एक कोने में पहुंच गया है, और अब एक ऐसी दुनिया में चल रहा है जो अब नहीं रही। रिवेंडेल में प्राचीन चीजों की स्मृति थी, लुरियन में प्राचीन चीजें अभी भी जागृत दुनिया में जीवित थीं। वहां बुराई देखी और सुनी गई थी, दुख जाना जाता था। एल्व्स बाहरी दुनिया से डरते थे और उस पर भरोसा नहीं करते थे। जंगल की सीमाओं पर भेड़िए चिल्ला रहे थे, लेकिन लुरियन की भूमि पर कोई छाया नहीं थी। उस दिन पूरा दिन कंपनी चलती रही, जब तक कि उन्हें ठंडी शाम का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने रात की हवा को कई पत्तों के बीच फुसफुसाते हुए सुना। फिर वे बिना किसी डर के जमीन पर आराम करने लगे और सो गए, क्योंकि उनके मार्गदर्शक उन्हें अपनी आंखें खोलने की इजाज़त नहीं देते थे और वे चढ़ नहीं सकते थे।
सुबह वे फिर से बिना किसी जल्दबाजी के चलते हुए आगे बढ़ गए। दोपहर को वे रुके और फ्रोडो को पता चला कि वे चमकते सूरज के नीचे बेहोश हो गए थे। अचानक उसने अपने चारों ओर कई आवाज़ों की आवाज़ सुनी। एल्स की एक सेना चुपचाप आगे बढ़ रही थी। वे मोरिया से किसी भी हमले से बचने के लिए उत्तरी सीमाओं की ओर तेजी से बढ़ रहे थे और वे समाचार लेकर आए जिनमें से कुछ हल्दीर ने रिपोर्ट किए। लूटपाट करने वाले ऑक्स को घेर लिया गया था और लगभग सभी नष्ट हो गए थे। बचे हुए लोग पश्चिम की ओर पहाड़ों की ओर भाग गए थे और उनका पीछा किया जा रहा था। एक अजीब प्राणी भी देखा गया था जो पीछे की ओर झुके हुए और जमीन के पास हाथ रखे हुए भाग रहा था, एक जानवर की तरह लेकिन फिर भी जानवर जैसा नहीं। ये पकड़ में नहीं आया था और उन्होंने इसे गोली नहीं मारी थी, यह नहीं जानते हुए कि यह अच्छा है या बुरा, और यह सिल्वरलोड के नीचे दक्षिण की ओर गायब हो गया था। इसके अलावा हल्दीर ने कहा, वे मुझे गलाधरम के भगवान और लेडी से एक संदेश लाए हैं। आप सभी को स्वतंत्र रूप से घूमना है, यहाँ तक कि बौना गिमली भी। ऐसा लगता है कि लेडी जानती है कि आपकी कंपनी का प्रत्येक सदस्य कौन है और क्या है। नए संदेश शायद रिवेंडेल से आए हैं। उसने सबसे पहले गिमली की आंखों से पट्टी हटाई। माफ करना, उसने झुककर कहा, अब हम पर दोस्ताना नजरों से देखो। देखो और खुश हो जाओ, क्योंकि तुम ड्यूरिन के दिनों के बाद से ल्यूरियन के नेथ के पेड़ों को देखने वाले पहले बौने हो। जब उसकी आंखें खुली हुई थीं, तो फ्रोडो ने ऊपर देखा और अपनी सांस ली। वे एक खुली जगह में खड़े थे। बाईं ओर एक बड़ा टीला था जो पुराने दिनों के वसंतकाल की तरह हरी घास के एक झुंड से ढका हुआ था। उस पर एक दोहरे मुकुट की तरह पेड़ों के दो घेरे उगे हुए थे। बहरी की छाल बर्फीली सफेद थी और वे पत्ते रहित थे, लेकिन अपनी सुडौल नग्नता में सुंदर थे। भीतरी बहुत ऊंचे मैलोन पेड़ थे जो अभी भी हल्के सोने में सजे हुए थे। सबके बीच में खड़े एक ऊंचे पेड़ की शाखाओं के बीच एक सफेद फूल चमक रहा था। पेड़ों के पैरों के पास और हरी पहाड़ियों के चारों ओर घास सितारों के आकार के छोटे सुनहरे फूलों से जड़ी हुई थी। उनमें से पतले डंठलों पर झूलते हुए अन्य फूल थे, सफेद और हल्के हरे रंग के। वे घास के समृद्ध रंग के बीच धुंध की तरह चमक रहे थे। पूरे आसमान पर नीला था और दोपहर का सूरज पहाड़ी पर चमक रहा था और पेड़ों के नीचे लंबी हरी छायाएं डाल रहा था। देखो, तुम सेरिन अमरोथ में आ गए हो, हल्दीर ने कहा, क्योंकि यह प्राचीन साम्राज्य का हृदय है जैसा कि बहुत पहले था, और यहाँ अमरोथ का टीला है जहाँ खुशी के दिनों में उसका ऊंचा घर बनाया गया था। यहाँ हमेशा अमरोथ की घास में सर्दियों के फूल खिलते हैं, पीले अलेनोर और पीले निफ्रेडिल। यहाँ हम कुछ समय रुकेंगे और शाम को गलाद्रम शहर आएंगे। बाकी लोग सुगंधित घास पर लेट गए, लेकिन फ्रोडो कुछ देर तक आश्चर्य में खोया रहा। उसे लगा कि वह एक ऊंची खिड़की से अंदर आया है जो एक लुप्त दुनिया को देख रही थी। उस पर एक रोशनी थी जिसके लिए उसकी भाषा में कोई नाम नहीं था। उसने जो कुछ भी देखा वह सुडौल था, लेकिन आकृतियां एकदम स्पष्ट लग रही थीं, जैसे कि उन्हें पहली बार उसकी आंखों के खुलने पर कल्पना और खींचा गया था, और प्राचीन जैसे कि वे हमेशा के लिए टिके रहे हों। उसने कोई रंग नहीं देखा सिवाय उन रंगों के जिन्हें वह जानता था, सोना और सफ़ेद और नीला और हरा, लेकिन वे ताज़ा और मार्मिक थे, जैसे कि उसने उस पल पहली बार देखा था। उन्हें समझा और उनके लिए नए और अद्भुत नाम बनाए। सर्दियों में यहाँ कोई नहीं। दिल गर्मी या वसंत के लिए शोक मना सकता था। धरती पर उगने वाली किसी भी चीज़ में कोई दोष, बीमारी या विकृति नहीं देखी जा सकती थी। लुरियन की धरती पर कोई दाग नहीं था। उसने मुड़कर देखा कि सैम अब उसके बगल में खड़ा था, हैरान भाव से इधर उधर देख रहा था और अपनी आंखें मल रहा था जैसे कि उसे यकीन न हो कि वह जाग रहा है। ये सूरज की रोशनी और चमकीला दिन है, ठीक है, उसने कहा। मैंने सोचा था कि एल्व्स चांद और सितारों के लिए होते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज़ से ज़्यादा एल्विश है जो मैंने कभी सुनी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी गाने के अंदर हूँ। अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हैं। हल्दीर ने उनकी ओर देखा और ऐसा लगा कि वो वास्तव में विचार और शब्द दोनों का अर्थ समझ गया है। वह मुस्कुराया। आप गैलाद्रिम की महिला की शक्ति को महसूस करते हैं, उसने कहा।
क्या आप मेरे साथ सेरिन अमरोथ पर चढ़ना पसंद करेंगे? जब वह घास से ढकी ढलानों पर हल्के कदमों से ऊपर चढ़ रहा था, तो वे उसके पीछे पीछे चल रहे थे। हालांकि वह चलता था और सांस लेता था, और उसके आसपास जीवित पत्तियां और फूल उसी ठंडी हवा से हिल रहे थे जो उसके चेहरे को छू रही थी। फ्रोडो को लगा कि वो एक कालातीत भूमि में था जो फीकी नहीं पड़ती, बदलती नहीं या विस्मृति में नहीं पड़ती। जब वह चला गया और फिर से बाहरी दुनिया में चला गया, तब भी शायर का घुमक्कड़ फ्रोडो वहां सुंदर लोथलुरियन में अलनूर और निफ्रेडिल के बीच घास पर टहलता था। वे सफ़ेद पेड़ों के घेरे में घुस गए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दक्षिणी हवा सेरिन एमरोथ पर बह गई और शाखाओं के बीच से आहें भरने लगी। फ्रोडो स्थिर खड़ा रहा, दूर दूर तक समुद्र की आवाज़ें सुन रहा था। अंडस्को समुद्र के किनारे जो बहुत पहले बह गए थे, और समुद्री पक्षी चिल्ला रहे थे जिनकी प्रजाति पृथ्वी से खत्म हो गई थी। हल्दीर आगे बढ़ चुका था और अब ऊंचे मैदान पर चढ़ रहा था। जैसे ही फ्रोडो उसके पीछे जाने के लिए तैयार हुआ, उसने सीढ़ी के पास पेड़ पर अपना हाथ रख दिया। इससे पहले उसे कभी भी पेड़ की त्वचा की बनावट और स्पर्श और उसके भीतर के जीवन का इतना अचानक और इतना गहरा एहसास नहीं हुआ था। उसे लकड़ी और उसके स्पर्श में एक आनंद महसूस हुआ, न तो वनपाल के रूप में और न ही बढ़ई के रूप में, ये जीवित पेड़ का आनंद था। जब वह आखिरकार ऊंचे मंच पर उतरा, तो हल्दीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे दक्षिण की ओर मोड़ दिया। पहले इधर देखो, उसने कहा। फ्रोडो ने देखा और कुछ दूरी पर कई शक्तिशाली पेड़ों की एक पहाड़ी या हरे टावरों का एक शहर देखा। वह नहीं बता सकता था कि यह क्या था। उसे ऐसा लगा कि इसमें से वह शक्ति और प्रकाश आया है जिसने सारी भूमि को अपने में समेट रखा है। वह अचानक एक पक्षी की तरह उड़कर हरे शहर में आराम करने के लिए तरस गया। फिर उसने पूर्व की ओर देखा और देखा कि लुरियन की सारी भूमि अंडुइन महान नदी की पीली चमक में बह रही थी। उसने नदी के उस पार अपनी आंखें उठाईं और सारी रोशनी चली गई, और वह फिर से उस दुनिया में वापस आ गया जिसे वह जानता था। नदी के उस पार भूमि समतल और खाली, निराकार और अस्पष्ट दिखाई दी, जब तक कि दूर वह फिर से दीवार की तरह उठी, अंधेरा और उदास। लोथलुरियन पर पड़े सूरज में उस दूर की ऊंचाई की छाया को रोशन करने की शक्ति नहीं थी। ये दक्षिणी मिर्कवुड की दुर्गम भूमि है, हल्दीर ने कहा। ये गहरे देवदार के जंगल से घिरा हुआ है, जहाँ पेड़ एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और उनकी शाखाएं सड़ जाती हैं और सूख जाती हैं। बीच में एक पथरीली ऊंचाई पर डोल गुलेदुर खड़ा है, जहाँ लंबे समय तक छिपे हुए दुश्मन का निवास था। हमें डर है कि अब ये फिर से आबाद हो गया है और 7 गुना शक्तिशाली है। हाल ही में इस पर अक्सर एक काला बादल छाया रहता है। इस ऊंचे स्थान पर आप 2 शक्तियों को देख सकते हैं जो एक दूसरे के विरोधी हैं, और वे हमेशा विचारों में संघर्ष करते हैं, लेकिन जबकि प्रकाश अंधकार के हृदय को पहचानता है, इसका अपना रहस्य अभी तक खोजा नहीं गया है। अभी तक नहीं। वह मुड़ा और तेजी से नीचे उतरा और वे उसके पीछे चले गए। पहाड़ी की तलहटी में फ्रोडो ने आरागोर्न को देखा, जो एक पेड़ की तरह स्थिर और मौन खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में एलिनोर का एक छोटा सुनहरा फूल था और उसकी आंखों में एक चमक थी। वो किसी सुंदर स्मृति में लिपटा हुआ था, और जब फ्रोडो ने उसे देखा तो उसे पता चला कि उसने चीजों को वैसे ही देखा जैसे वे एक बार इसी स्थान पर थीं। आरागोर्न के चेहरे से भयानक वर्ष दूर हो गए थे, और वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए लग रहा था, एक युवा राजा, लंबा और गोरा, और उसने एल्विश भाषा में ऐसे शब्द बोले जिसे फ्रोडो नहीं देख सकता था। अरवेन वैनीमेल्डा नाम्ब्रिल, उसने कहा, और फिर उसने एक सांस ली, और अपने विचारों से बाहर आकर उसने फ्रोडो को देखा और मुस्कुराया। यहाँ धरती पर एल्वेंडोम का दिल है, उसने कहा, और यहाँ मेरा दिल हमेशा के लिए बसता है, जब तक कि उन अंधेरी सड़कों के पार कोई रोशनी ना हो, जिन पर हमें अभी भी चलना है, तुम और मैं। मेरे साथ आओ। और फ्रोडो का हाथ अपने हाथ में लेकर वह सेरिन अमरोथ की पहाड़ी से चला गया और फिर कभी जीवित मनुष्य के रूप में वहां नहीं आया।